Hello students, good morning. Today now I am going to explain you remaining part of the chapter 7. We have already learnt about the wildlife sanctuary, flora, fauna, endemic species, बायोस्फीयर्स. यहाँ पे हमारा चल रहा था बायोस्फीयर्स रिजर्व, जिसमें पहली और बुजो दोनों वहाँ पे विजिट कर रहे हैं. वहाँ उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी, फ्लोरा फ्यूना देखा, वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज देखी बहुत सारी. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद वो आगे बढ़ते जाते हैं. अभी उनको एक बोर्ड मिलता है जहाँ लिखा होता है सप्तपुरा नेशनल पार्क. तो अब हम यहाँ पे सप्तपुरा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क एक्चुअली क्या है. चिल्ड्रंस आर नाउ eager to go there. Madhavji tell them that these reserves are large and diverse enough to the protect whole sets of ecosystems. यहाँ पे माधव जी बताते हैं बच्चों को कि ये पूरा जो है नेशनल पार्क है बहुत बड़ा है, बहुत ही यहाँ पे डाइवर्स इनफ, बहुत सारी वैरायटी और बहुत ज़्यादा जगह है ताकि इकोसिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे बनाया जा सकता है. दे प्रिजर्व फ्लोरा फ्यूना, इसमें दे प्रिजर्व द फ्लोरा फ्यूना, यहाँ पे प्रिजर्व करता है. जैसे कि मतलब पूरा बायो इकोसिस्टम के अंदर फ्लोरा आ जाता है, फ्यूना आ जाता है, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन इरा. यहाँ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स भी हैं. सप्तपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. सप्तपुरा नेशनल पार्क यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है. द फाइनेस्ट इंडियन टिक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. और जो सबसे अच्छी टिक वुड होती है जो यहाँ पे पाई जाती है, टिक के ट्रीज. देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इंडिया में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं. एज चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं. दे सी अ बॉर्डर विथ सप्तपुरा टाइगर रिजर्व. अब सप्तपुरा नेशनल पार्क के आगे अंदर ही सप्तपुरा टाइगर रिजर्व, यानी कि ये यहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया जाता है. रिटन ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर was launched by the government to protect the tiger in the country. माधव जी बताते हैं कि टाइगर्स को बचाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एरिया दिया है, प्रोटेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट रखा है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन कंट्री. तो ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया, इसके अंदर क्या किया जाता है कि टाइगर्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है और किस तरह से वो वहाँ पे सरवाइव करे, उस तरह से उनको वहाँ की हैबिटेट्स, वहाँ इस तरह का माहौल दिया जाता है और उनका मेंटेनेंस किया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि उनको पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ सके, मेंटेन रह सके, कम नहीं हो. टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. टाइगर भी बहुत सारी स्पीसीज में ऐसी स्पीसीज कंटिन्यू डिसअपियर, यानी कि गायब होती जा रही है हमारे जंगलों से. बट द सप्तपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर हैज बीन सीन हियर. लेकिन सप्तपुरा टाइगर रिजर्व ऐसा है जहां पर सब जगह तो यहाँ की इसकी मतलब संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इस जगह पे इसकी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है. तो वहाँ पे उसको अच्छा माहौल दिया जा रहा है, उनके रहने के लायक हैबिटेट, उनका मेंटेनेंस अच्छे से किया जा रहा है, उस वजह से वहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर आल्सो फाउंड इन द सप्तपुरा नेशनल पार्क. कुछ टाइम पहले एनिमल्स जैसे लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा, ये सारे एनिमल भी सप्तपुरा नेशनल पार्क में वो पाए जाते थे. एनिमल हुज नंबर आर, अब क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू इन एनिमल की संख्या कम होती जा रही है. एनिमल हुज आर नंबर्स आर डाइमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शंस आर नॉन एज द एंडेंजर्ड एनिमल. ऐसे एनिमल जो डाइमिनिशिंग यानी कि लुप्त होते जा रहे हैं, यानी खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या नहीं के बराबर होती जा रही है, उन एनिमल को हम जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं यानी कि बिल्कुल समाप्त, फैस एक्सटिंक्शन आर नॉन एज द इंडेंजर्ड एनिमल. तो उनको हम इंडेंजर्ड एनिमल की गिनती में गिनते हैं, जो यदा कदा कहीं होते नहीं के बराबर हो गए हैं, जो खत्म होने वाले, ऐसी स्पीसीज को हम इंडेंजर्ड एनिमल में गिनते हैं. बुजो इज रिमाइंडेड
ऑफ द डायनासोरस विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम एगो। बुजो रिमाइंड करता है कि डायनासोरस जो कि लॉन्ग टाइम बहुत समय पहले समाप्त हो चुके हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स। नेचुरल हैबिटाट्स में अगर हम उनके जो नेचुरल जो रहने की जगह उनमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया जाता है तो वो एनिमल्स वहां से खत्म होते जाते हैं। अहमद टेल them that in order to protect plant and animals strict rules are imposed in all national parks। सारे नेशनल पार्क्स में अहमद बता रहे, जो उनके गाइड है वो बता रहे कि सारे नेशनल पार्क में कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना दिए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पे एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज है वो वहाँ नहीं की जा सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्राजिंग, पाउचिंग, हंटिंग, ग्राजिंग घास चराना, पाउजिंग यानी मारना, उनको शिकार करना, फिर है कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स को पकड़ना, और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड्स वगैरह वहाँ से लेना। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती है, वहाँ पे निषेध होती है। एंड इसके अलावा मेडिकल प्लांट ETC आर नॉट अलाउड। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होती है। तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है एनिमल्स को इस तरह से, और वहाँ की चीज़ों को जो भी सिंग्स है वहाँ की उनको। माधवजी tells Paheli that small animals are much more in the danger of the becoming extinct than the bigger animals at a time। माधव जी पहले से कहते हैं कि छोटे एनिमल्स ज़्यादा डेंजर्स में है, वो बिकमिंग एक्सटिंक्ट खत्म होते जा रहे हैं देन द बिगर एनिमल्स एट अ टाइम। एक समय ऐसा आएगा। वी किल स्नैक्स, फ्रॉग, लिजर्ड, बैट एंड आउल रादर लेसली। हम स्नैक्स वगैरह, लिजर्ड को, बैट्स को बिना सोचे, बिना क्रूरता से उनको मारते जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम न, और हम उनकी इम्पोर्टेंस को इकोसिस्टम में बिना समझे उनको खत्म किए जा रहे हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। उनको मार के हम खुद को हार्म पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। दे माइट बी स्मॉल इन अ साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो भले ही बहुत छोटे हैं लेकिन उनका रोल हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए इकोसिस्टम में। जैसा कि फूड चेन वगैरह के बारे में पहले पढ़े ही है पिछली क्लासों में अपने। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स। जो फूड चेन और फूड वेब्स बनाते हैं, अगर एक भी डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह से एनिमल्स की जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7, जो कि आप क्लास 7 में सीख चुके हैं। इन अ इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। Ecosystems is made of all the plant, animal and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river and deltas etc। तो इकोसिस्टम एक्चुअली किससे बना है? इकोसिस्टम्स के अंदर प्लांट आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स दोनों मिला के हमारा इकोसिस्टम बना है। लिविंग थिंग्स में जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और नॉन लिविंग थिंग्स के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वहाँ की सॉयल है, रॉक्स है, रिवर है, डेल्टाज है, ये सारे भी इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से पूरा इकोसिस्टम समझ सकते हैं। अगर एक भी चीज़ इसमें डिस्टर्ब हुई तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक एक्चुअली होती क्या है, तो प्रोफेसर अहमद उनको एक्सप्लेन करते हैं। रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स। रेड डेटा बुक वह होती है जो सारे एंडेंजर्ड एनिमल है, जो लगभग खत्म हो चुके, उन एंडेंजर्ड खत्म होने वाले एनिमल से या समाप्त होने वाले हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड रखती हैं, उसको हम बोलते हैं रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक्स एक्चुअली इंटरनेशनली रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन इसको इंटरनेशनली मेंटेन करता है। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया के पास भी अपनी रेड डेटा बुक है जो वो मेंटेन करती है अपने इंडिया में कौन से प्लांट और एनिमल्स एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं उनकी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन एक्चुअली जब वो अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाते जाते हैं तो दे सिट नियर द तवा रिजर्व, तो वहाँ पे वो तवा रिजर्व के पास में बैठते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो पहले ऑब्जर्व सम बर्ड्स नियर द रिवर,
पहले रिवर के पास में कुछ बर्ड्स को देखती है। एंड माधव जी से बर्ड्स नियर द रिवर, माधव जी टेल्स द चिल्ड्रंस दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो बर्ड्स को देखती है तो उनके बारे में जानने की इच्छुक होती है, तो माधव जी उनको बताते हैं कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। These birds have flown there from other parts of the world। ये बर्ड्स दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से यहाँ पे उड़कर आए हैं। Migratory birds fly to far away areas every year during the particular time because of climate changes। तो वो एक्चुअली माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, जब वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है जहाँ रहते हैं वहाँ, तो वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं दूसरे जगह चले जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लिविंग लाइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो एक्चुअली वहाँ उनके एग लाइंग करने लायक टेम्परेचर नहीं रहता है, बहुत ठंडक हो जाती है, तो वो क्या करते हैं दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं अपने आप को मतलब एग देने के लिए और सर्वाइव करने के लिए कुछ टाइम के लिए। जैसे कि इंडिया में आते हैं, भरतपुर सेंचुरी में बर्ड्स आते हैं, तो वो वहाँ पे ठंड ज़्यादा होने की वजह से विंटर में वो इधर आ जाते हैं इंडिया में। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आते हैं उनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जो इनके बारे में आप माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो हम थोड़ा डिटेल में। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर आमोद ड्रॉन्स अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रंस टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का दूसरा कारण क्या है वो प्रोफेसर हमें समझा रहे हैं। ही टेल्स देम दैट इट टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 पूरे बड़े बड़े ट्री को काटा जाता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसलिए हमको पेपर बचाना चाहिए। 1 टन पेपर के लिए इतने ट्री काट दिए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद आल्सो टेल देम द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम फॉर अस। पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकल किया जा सकता है अगर उनको हम सही ढंग से यूज करें तो। इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर स्टूडेंट एक पेपर की शीट भी बचाए, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। एक ईयर में हम कई ट्री बचा सकते हैं। वी शुड सेव रीयूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमको ट्री बचाना चाहिए, किस तरह से उनको रीयूज करके और यूज्ड पेपर को रिसाइकल करा के, इस तरह से हम पेपर को बचा सकते हैं। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। मोreover the amount of harmful chemicals used in making will also be reduced। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, पेपर्स को खाली बचाने के अलावा हम उसमें एनर्जी, वाटर जो कि पेपर को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होती है वो भी हम बचा सकते हैं अगर पेपर को रीयूज करेंगे तो। और बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं पेपर बनाने में, तो हम उनसे भी हम बचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, ताकि वो भी कम में यूज़ में आए। इस तरह से हमको पेपर सेव करना चाहिए, पेपर को रीयूज करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। एक्चुअली फॉरेस्टेशन का उल्टा डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है रिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे प्रोफेसर एम एस समझा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन इज आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हटाने के लिए रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन इज रिस्टॉकिंग ऑफ ट्री। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फिर से ट्री को लगाना या फिर से जो ट्री काट दिए गए हैं उनको फिर से वहाँ पे ग्रो करना। ऑफ द ट्रीज डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। The planted trees should generally be one of same species which were found in the forest। अब प्लांटेड करना, वहाँ पे जो फॉरेस्ट काट दिए गए वहाँ पे फिर से ट्री प्लांटेड करना सेम स्पीसीज की जो कि पहले वहाँ पाए जाते थे। We should plant at least as many trees as we cut। हमें उससे एटलीस्ट उससे भी बहुत ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए जितने कट होते हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। कभी कभी रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाता है। इफ द डिफॉरेस्टेशन एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यदि बिना डिस्टर्ब किए डिफॉरेस्टेशन एरिया को छोड़ दिया जाए ऐसे ही जहाँ पे हमने पहले प्लांट काटे या डिफॉरेस्ट किया उसको, तो वो एरिया अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो फिर से रिफॉरेस्टेशन हो जाता है। इट रिस्टेब्लिश इटसेल्फ इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन। देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता है। We have already caused
ट्रिमेडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरह से हार्म पहुंचा चुके हैं. इफ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशंस, प्लांटेशन इज मोर ट्रीज इज ओनली द ऑप्शन. तो हम अगर हमारे फ्यूचर के लिए अगर ग्रीन वेल्थ को बचाना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ट्री हमें लगाने चाहिए. प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव अ फॉरेस्ट एक्ट. प्रोफेसर अहमद समझा रहे हैं कि इंडिया में हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट भी हैं. दिस एक्ट इज एम्ड एट preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the peoples living in near the forest. तो ये एक्ट क्या करते हैं कि कंजर्व करते हैं हमारे फॉरेस्ट को, नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं और प्रिजर्व करते हैं. एक्ट ऐसे लगाए गए जिसका फॉलो करना पड़ते हैं सारे हमको रूल्स, और वहाँ के पीपल्स को भी वहाँ पे जो फॉरेस्ट के नियर रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड कराई जाती है. आफ्टर सम रेस्ट, कुछ रेस्ट के बाद माधव जी आस्क्ड टू चिल्ड्रंस से कहते हैं कि स्टार्ट हाइडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट. अब माधव जी क्या कहते हैं, पूरा जंगल घुमाने के बाद कहते हैं कि अब हमको यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ से खुद को छुपा देना चाहिए. जंगल में क्या होता है, सनसेट के बाद सारे जानवर बाहर आ जाते हैं, तो हमको यहाँ से चला जाना चाहिए. ऑन गेटिंग बैक, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. इस तरह से पूरा जो एक्सपीरियंस लिया उन्होंने बायोस्फीयर का, तो उसके बारे में माधव जी और जो गाइड था उसको सारे चिल्ड्रंस उनको थैंक्स देते हैं और वहाँ से वो रिटर्न हो जाते हैं. इस तरह से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा नेचुरल रिजर्व बायोस्फीयर का. तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अब आपको इसका माइंड में प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको इसका होमवर्क स्टार्ट करना है. तो आज के लिए इतना ही. यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ. हैव अ नाइस डे. बाय.